Hello everyone, I am Vandana Kumari, Assistant Professor, PG Department Sociology, Magad University, Bodh Gaya। जैसा कि मैं सेकेंड सेमेस्टर को क्लासिकल थिंकर्स पढ़ा रही हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में, चूँकि मैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो उसके पहले मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया था अपने लास्ट वीडियो में कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, कि क्यों डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हमारे सोशोलॉजिकल थिंकर जो यूज़ करते हैं, वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, वाई दे चूज अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, वाई फंक्शनल, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद क्या है, फिर मार्क्सवाद क्या है, फिर इंट्रैक्शनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द माइक्रो एंड द मैक्रो अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। तो जैसे कि हम मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ कि हम किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को समझें। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है क्या? तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में जब बात करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हाउ एंड व्हाई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स, व्हाई इट टेक्स प्लेस, what was the main reason, what is the main reason for this conflict, why this has started. So बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो है क्या एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो द सेंट्रल कंसर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज एंड पावर। जितने भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे समाज में स्कैर्स रिसोर्सेज की और जो पावर की है, उसकी वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है जनरली वो उसी वजह से इमर्ज होता है, बिकॉज दैट लाइक द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज दैट automatically leads to inequality in terms of status, in terms of wealth, in terms of class, in terms of power. So generally conflict thinkers see power as a central feature of society, because power की जब हम बात करते हैं तो हमेशा दो चीजें दिमाग में आती हैं, who are controlling and who doesn't। कौन ऐसे लोग हैं जो इस पावर को कंट्रोल कर रहा है, और कौन से ऐसे ग्रुप है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसके पास ये पावर नहीं है। सो पावर इज द एक्चुअली फंडामेंटल to conflict theory, we can say this. Like here power guides society and social relations, and for Karl Marx social conflict takes place due to deprivation। डिप्राइवेशन का क्या मतलब होता है? डिप्राइवेशन मतलब जो चीजें दूसरों के पास है और हम डिप्राइव करते हैं कब? जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। लेकिन फॉर कार्ल मार्क्स डिप्राइवेशन क्यों कब होता है? डिप्राइवेशन होता है एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। जब भी समाज में whenever there is a exploitation of working class by capitalist class, मतलब जब भी शोषण होता है समाज में किसी वर्किंग क्लास का, किसी पूंजीपति वर्ग के द्वारा, तो उस चीज को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने बोला है कि हमारे समाज में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी भी जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, तो एंड द मेन रीजन इज इट्स ड्यू टू द डिप्राइवेशन, इट्स ड्यू टू द एक्सप्लॉइटेशन। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे समझना मार्क्सिज्म को, कि मार्क्सियन जो थ्योरी है वो कैसे इमर्ज हुआ। जो मार्क्सियन की जो थ्योरी है वो बेसिकली वो क्या ऑफर करती है? दैट ऑफर्स अ रेडिकल ऑल्टरनेटिव टू फंक्शनलिज्म। एंड बेसिकली जो ये थ्योरी है मार्क्सियन की, जो मार्क्सवाद की जो थ्योरी है, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज्यादा बढ़ी कब? 1970s के टाइम में वो स्टार्ट हो गई। मतलब वो बहुत ही रफ्तार के साथ वो जो मार्क्सियन की जो थ्योरी है वो स्टार्ट होने लगा फ्रॉम 1970 से। एंड they started questioning to the concept of functionalism, because generally जब हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि फंक्शनलिज्म जो है वो
उनका जो अप्रोच है समाज को स्टडी करने में, सोसाइटी को स्टडी करने में, वो डिफरेंट है। लाइक अगर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि जब हम कास्ट सिस्टम, जब हम वर्णा सिस्टम की बात करते हैं, तो वर्णा सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो जितने भी वर्णा हैं उनको किस प्रकार से समाज में हमने अरेंज किया हुआ, किस प्रकार से समाज में अरेंज्ड है। जैसे कि जब हम मनुस्मृति के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम देखेंगे मनुस्मृति की राइटिंग्स को, तो उसमें क्या लिखा है कि ये इनका जो उत्पत्ति हुआ है, जो कास्ट सिस्टम का, जो वर्णा सिस्टम का, वो लॉर्ड ब्रह्मा की बॉडी से उत्पन्न हुआ है, वहां से जनरेट हुआ है। और डिवीजन ऑफ लेबर है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शनलिज्म को देखेंगे, फंक्शनलिज्म को समझेंगे, तो उनका नजरिया इस कास्ट सिस्टम को समझने में बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हम देखें कि अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें कि किस प्रकार जो ब्राह्मण्स थे वो टीचिंग और प्रीचिंग जो वर्क्स में एंगेज थे, और जो क्षत्रिय थे वो दे वर्कड एज अ वॉरियर, as a protector of the society. Then there is a businessman, and after that, some group of people who were engaged in manual work, जो कि मैनुअल वर्क्स करते थे। तो अगर हम फंक्शनलिज्म के नजरिए से देखेंगे, तो फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है कि समाज में किस प्रकार से स्टेबिलिटी, किस प्रकार से इक्विलिब्रियम और बैलेंस बना हुआ है समाज में। ठीक है, तो यहाँ पे नजरिया क्या है फंक्शनलिज्म का कि समाज में जो ये वर्णा सिस्टम जो है, जो चल रहा है, वो ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि जो फंक्शनलिज्म का जो नजरिया है वो क्या है, एक पूरे सोसाइटी को एक ब्रॉडर वे में देखना, और कैसे, और वो और सोसाइटी में इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा, जब तक जो यूनिट्स हैं, जब तक पार्ट्स हैं, वो जब तक कंट्रीब्यूट करते रहेंगे सोसाइटी के लिए। तो उनका कहना है कि जो ये चार वर्ण हैं वो अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं, वो अपने अपने जो रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, क्योंकि सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो यहाँ पर इनका जो नजरिया है, जो फंक्शनलिस्ट का नजरिया है, वो बहुत ही दैट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, जो कि इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। लेकिन सेम थिंग लाइक उसी वर्णा सिस्टम को अगर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के नजरिए से, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के नजरिए से अगर हम देखते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि जो वर्णा सिस्टम का जो अरेंजमेंट हुआ है सोसाइटी में, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन पोजिशनल रैंकिंग, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। तो इनका नजरिया और फंक्शनलिस्ट का नजरिया, मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिज्म एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिज्म वेरी फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ही अलग है देखने का उसी सेम चीज को। एक को कास्ट सिस्टम ने देखा, एक फंक्शनलिज्म के द्वारा कास्ट सिस्टम होना चाहिए, वर्णा सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज दैट इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। एंड ऑन द अदर हैंड मार्क्सिज्म, फॉर मार्क्सिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे बिलीव करते हैं, उनका क्या अप्रोच है कि ये पूरी व्यवस्था, जो पूरी वर्ण व्यवस्था है, जो वर्णा सिस्टम है, वो इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। देयर इज नो इक्वालिटी। यहाँ पे क्या है, टोटली पावर रिलेशनशिप की बात होती है कि जो ट्वाइस बाउंड कास्ट है, जैसे ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, वो क्या है, वो पावर होल्डिंग ग्रुप्स है। एंड वर्ण एंड शूद्र जो क्या है, वो पावरलेस ग्रुप है। तो इस प्रकार से पर्सपेक्टिव वेरी करता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि उन्होंने इसी वजह से, मतलब दिस इज द ओनली रीजन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म, कि वेयर इज अ फंक्शनलिज्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कास्ट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर ये चीज फंक्शनल कैसे है सोसाइटी के लिए, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। That's why they offer a radical alternative to this theory. और इस थ्योरी के ऑल्टरनेटिव एक वे को देने के लिए उन्होंने बताया है कि मार्क्सिज्म इज इम्पोर्टेंट, मार्क्स थ्योरी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। सो यहाँ पे वो ही सेज
कि अगर हम देखेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी टू कैपिटलिस्ट स्टेट, लाइक हंटिंग गैदरिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर लोग पहले शिकार करते थे या फिर कंदमूल फल जो चुनकर खाते थे, उस टाइम से लेकर अभी का टाइम जो पूंजीपति का जो समाज है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, वो कहते हैं दैट इज द वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज दैट थिंग, दैट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज अ सोशल एंटरप्राइज. वो कहते हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी टू कैपिटलिस्ट स्टेट, प्रोडक्शन इज अ सोशल एंटरप्राइज. और ये प्रोडक्शन जो है वो क्या इंक्लूड करता है, दैट इन्वॉल्व्स और इंक्लूड्स टेक्निकल कंपोनेंट विच इज नोन एज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. मतलब उत्पादन की शक्तियां, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, वो क्या क्या हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी हो सकता है, रॉ मटेरियल जो हम कच्चा पदार्थ कहते हैं वो हो सकता है, मशीनरीज हो सकती है, साइंटिफिक नॉलेज हो सकता है. तो यहाँ पर दो चीजों की बात हुई है. पहला, द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की शक्तियां, प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के संबंध. ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, दैट फॉर्म्स द इकोनॉमिक बेस और द इंफ्रास्ट्रक्चर. इन दोनों को मिलाकर ही इकोनॉमिक एक बेस तैयार होता है, उत्पन्न होता है. मतलब द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म्स द इकोनॉमिक बेस और द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अभी हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ प्रोडक्शन and how economy is infrastructure, and we'll also discuss about the superstructure, all these things. Thank you very much.